ये हमारा जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारा सुपरविजन का जो स्टैंडर्ड है और हमारी नीयत जो है उसी में खोट है। नहीं, पर खर्च तो हम उतना ही कर रहे हैं, बिल्कुल खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा सुपरविजन नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसको हम मजाक में लेते हैं बजाय इसके सीरियसली लें। नहीं, मजाक में नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर खमरिया में, मैंने भी खमरिया देखा है, हाँ। और खमरिया में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वहां पर उसको जो प्रोडक्शन है उसको एक निचले लेवल के सुपरवाइजर पर छोड़ दी जाती है, जिससे उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर डिफेक्ट आता है। Sir, otherwise making bullets even is a completely automated process. There is no scope of any human hands interfering in between. लेकिन मैं बात अभी पहले आता हूँ जो मेजर एक्विजिशन प्रोग्राम्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो मेरा इसमें कहीं ना कहीं ये मानना है जब इतने बड़े बड़े सौदे होने जा रहे हैं हमारे देश में, हमारी फौजों को इतने बड़े बड़े हथियार चाहिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो आएंगी, लेकिन उसके साथ जो बीमारी जुड़ के आती है वही किकबैक्स की, वही कमीशन एजेंट्स की, वही अपना ब्राइबरी सिस्टम जो स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार क्या देखा गया है, एक आर्म्स डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है क्योंकि मीडिया हैज बिकम वेरी सेवी टुडे, आई मीन दे कीप ब्रिंगिंग अप दिस स्कैम्स एंड ऑल। तो पता चला एक स्कैम आ गया, उसी टाइम उस डील को क्लोज कर दिया गया, सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट किया जाता है, उसको फिर 5-6 साल लगते हैं और अल्टीमेटली सफर कौन करता है? हमारा सोल्जर। तो मतलब उसका लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक अगर मतलब हम एक्वायर करने में 10 साल लगा सकते हैं कहीं से, एंड व्हेन दे कम ऑन टू द लैंड ऑन शोर्स एंड आवर सोल्जर्स वेयर देम, दे आर फाउंड टू बी नॉट स्टॉपिंग द बुलेट्स रियली। सो व्हाट इज द पॉइंट? आई मीन आप अगर मुझे ये लगता है बाजिया साहब कि कहीं ना कहीं एक साइकी ऐसी बन गई है, एक माइंडसेट ऐसा हो गया है। आप 62 को उठाएं, 62 के वॉर के बाद बहुत शोर मचा, हमारे पास हथियार नहीं है, सोल्जर्स के पास कुछ नहीं है, एक बड़ा फ्रेंजिड बाइंग पीरियड आया वेपन्स खरीदने का, आर्म फोर्सेस को मॉडर्न करने का। एक्चुअली कितना देर चला, कुछ टाइम बाद ठंडा पड़ गया अगेन, 65 के बाद 10 और उसके बाद 99 कारगिल के इसमें पंकज साहब आपने 3-4 अगेन दे गो इनटू अ डीप स्लंबर। आपने 3-4 इश्यूज एक साथ उठा दिए जी। उसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे आर्म्स प्रोडक्शन, जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन हिस्ट्री है इस देश की, उसमें यह है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड जी, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने 5 या 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश की। जी। दे वर डेफिनेटली इन फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, डिपो एंड ऑल दीस थिंग्स। तो वहां से हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बेस शुरू होता है। ड्यूरिंग पार्टीशन हमारे जितने भी वो ब्रिटिश मेड बेसेस थे या प्रोडक्शन सेंटर्स थे वो ज्यादातर इंडिया में रहे, पार्टीशन का उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी वार नीड्स को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ कुछ फैक्ट्रीज और ऐड की, और बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी इनहेरिटेड ऑलमोस्ट 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। Okay. So from there we got a kind of a fragile edifice of defense production. Right. On that we started to develop our own defense production base in 1948. जी. For this purpose we called a British professor Blackett, Mr. Blackett from Manchester University. Right. He advised the government of India Okay, sir. how to develop their defense production base. Right. So he advised that you should develop a defense science organization. So the defense science organization was established in 1948, and later on that was by 1958 it was developed in DRDO. Into DRDO. So we started from there. So he advised government of India that given the technological level and scientific level and development of this country at that time, I really don't know. you should go for small arms Right. production Yeah. and ammunition development. So still we are hanging on to that. As far as the critical weapon system and technologies Ji. is concerned, Ji. India has to purchase in times to come or in decades to come. Right. So we started from that. So somewhere down the line it seems to be a never ending story. कर्नल दलाल, डॉक्टर वाजिया साहब ये कहना चाहता हूँ कि इसमें तमाम जो फेलियर है वो हमारी डीआरडीओ को हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। That is जिस सेंस में डीआरडीओ हमने आरंभ की, बिल्कुल दलाल साहब 48 to 58 से डीआरडीओ की इतनी फेलियर्स हैं। बिल्कुल आप ठीक और दूसरी बात है कि डीआरडीओ था मेन कंसिडरेशन है। दलाल साहब की बात का स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इस साल में जो हमारा डीआरडीओ का बजट रखा गया है, दैट वाज ओनली 4500 करोड़ ओनली, given the volume and given the requirement of India's unit defense forces, given the size of India defense forces, given the threat perception of India, given the defense technology requirement of India, the 4000 crore rupees
ये तो मैं इनको हम 55 साल में ऐड करना चाहता हूँ DRDO, you know, कि DRDO का 4,500 करोड़ दिया है। अगर जैसे मैं इन्फेंट्री बटालियन बताते हैं, हमारे पास 450 इन्फेंट्री बटालियन है जी। इन्फेंट्री बटालियन को जब हम एंटी टैंक मिसाइल है विच इज कॉस्टिंग 15 lakhs, राइट, फॉर ट्रेनिंग वी रिक्वायर 2 missiles पर पायलट, Right. that means one battalion requires 4 missiles Right. per year for training. Right. So the cost of this expenditure goes to 800 crore. ओके, So what DRDO is going to do? Right, We are right. not getting this then much you know, training. then you know, India is experimenting everything on the earth. Whatever is being manufactured called defense equipment, every kind of defense equipment is being tried to indigenize in India. नहीं, एक बात और आता हूँ, Yes, वहीं DRDO पर आता हूँ Right. कि DRDO ने अभी 55 साल के अंदर जो है वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड खोल रखा है। हम अफसरों को लेते हैं, ऑन डेपुटेशन ट्रेंड करते हैं और अफसर ट्रेंड होते ही चला जाता है, प्राइवेट कंपनी, जिससे प्राइवेट कंपनियां उनको अपना लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो लॉस में कौन रहा? राष्ट्र, हमारा देश रहा, और सफर रहा सोल्जर, क्योंकि अभी तक उन्होंने 100 में से। कर्नल दलाल, सॉरी, आई लाइक टू इंटरप्ट हियर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर DRDO में कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, यू कैन नॉट बाइंड हिम कि यू विल हैव टू वर्क विद DRDO। अगर उसको कहीं ग्रीनर पास्चर्स मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ही वुड ऑलवेज वांट टू शिफ्ट देयर, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज बीन फाउंड दैट गवर्नमेंट एजेंसीज आर नॉट डिलीवरिंग। आई मीन, ये तो हमारा इसके ऊपर अगर आप DRDO के जो साइंटिस्ट की अगर आप पे स्केल देखो जी, और जो हमारे जो दूसरे जो IT उसमें उसकी पे स्केल बहुत कम है डेफिनेटली, और उनके पास जो है वही है हैंड टू माउथ पे मिलती है, तो R&D के लिए कहाँ टाइम है। अभी जैसे 2007 में टाटाज और अपना इसने L&T ने जी अपना जो है वो फोर्स को अपग्रेड करने के लिए आई थिंक वो 700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जी, परंतु हमारे पता नहीं ये पॉलिटिशियंस का वो क्या हुआ कि जो है वो जो है प्रोजेक्ट सेल्व कर दिया, नहीं तो हमारे पास है। बोफोर्स का तो एक जिन ऐसा है, नाम लेते हुए ही बड़े लोगों को डर लगता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब हर एक डिफेंस एक्विजिशन जो इंडिया करता है उसमें एक सेट स्टैंडर्ड पैटर्न है कि आप हथियार खरीदें, उसका कुछ पार्ट इंपोर्ट होगा, असेंबल्ड आएगा, बाकी अपने इंडियन आर्मामेंट फैक्ट्रीज उसको अंडर लाइसेंस असेंबल करेंगी और उसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी लेते हैं। लेकिन बोफोर्स का ये पार्ट आज तक ना मुझे और कई लोगों को समझ नहीं आया कि इंडियन फैक्ट्रीज ने बोफोर्स को यहां क्यों मैन्युफैक्चर नहीं किया उन गन्स को। यहां तक कि इसका जो 155 मिलीमीटर का शेल है वो भी इंडिया में आज तक नहीं बन रहा। तो मतलब और क्या, 99 अगर कारगिल की आप स्थिति देखें, उस टाइम बोफोर्स डिप्लॉय हुआ था कारगिल में और बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन एम्यूनिशन नहीं था सर। नहीं था। इंडिया ने एम्यूनिशन कहां से खरीदा? कैन यू बिलीव इट? ब्लैक मार्केट से। बोफोर्स का एम्यूनिशन इंडियन फोर्सेस में ब्लैक मार्केट से खरीदा गया। अगर आप लेजर गाइडेड स्ट्रैप ऑन किट्स की बात करें बॉम्ब्स पे, वो हमारे पास नहीं थे, वो भी कारगिल वॉर के दौरान इजराइल से लिए गए थे। तो द स्टेट हैज ऑलवेज बीन पैथेटिक एंड इट स्टिल इज। अच्छा, और दूसरा मैं अगर जनरल जैसे VK सिंह अपने आर्मी चीफ, उन्होंने खुद बोला है, उनकी स्टेटमेंट है कि 97% ऑफ आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स आर ऑब्सोलीट, दे डोंट वर्क एट ऑल। अगर 97 मतलब 100% ही बोल दें, उसमें रह क्या गया फिर? कैसे मतलब अगर कोई दुश्मन से कल को हमला होता है, मुकाबला होता है, आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? वो ये कहते हैं कि 9 सिस्टम्स हमने DRDO को दिए थे डेवलपमेंट के लिए, and DRDO was not able to deliver on any one of those 9 systems. वो वही वर्ल्ड वॉर 2 की जो एक गन्स होती थी, they kept tinkering with those. I mean, this is not DRDO was developed and made एयर for. डिफेंस सिस्टम के बारे में जैसे पंकज जी जो बात कर रहे हैं दादा साहब, उसमें ऐसा है कि 1967 में जी एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट मींस अर्जेंटली रिक्वायर्ड। सो that operational requirement was made before the government of India, right, in 1967, and even in 1987 there was a debate in Lok Sabha, and there was a report in Lok Sabha, the Parliamentary Accounts Committee report, that pointed out that air defense system has not given to the Air Force even today in 1987. जी, So after 19 years, जी, they were not delivered the operational requirement of Air Force. जी, for air defense system. नहीं एयर मार्शल और डॉक्टर वाजिया साहब, अगर आज हम ये कहेंगे कि हमें नहीं मिला,
ये सिस्टम, तो हमारे से पूछा जाएगा आपने पहले क्यों नहीं बताया और अब तक आप क्या कर रहे थे, ये प्रश्न होगा हमारे ऊपर। नहीं सर, कर्नल साहब मैं थोड़ा आपसे इसमें डिफर यूं करूंगा क्योंकि जो ये कम्युनिकेशन चलता है ना एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो अलग हमारी तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक लेटर था जो लीक हुआ या करा गया, नोबडी रियली नोज, जो जनरल वीके सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि ऑपरेशनल स्ट्रेंथ इज रियली डिप्लीटेड, वी डोंट हैव शेल्स फॉर इवन अ T-72 टैंक्स। जो इसका एक मिनट में, ये जो लेटर को जो हमने बहुत बड़ा हवा बना लिया था, ये जो है नॉर्मल प्रोटोकॉल में सारे जितने भी आउटगोइंग चीफ हैं, चाहे वो एयरफोर्स का है, नेवी का है, वो जो है 2-3 महीने पहले जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है प्राइज करते हैं कि भाई हमारी क्या स्टेट है आज। जो भी ये जो लेटर था जी, ये जो है ये पॉलिटिकल उससे जो है लीक हुआ है, क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन लेटर है जी, उसमें आई डोंट थिंक वो जो है इवन उसको जो है कोई ग्रेडिंग दी गई होगी, क्योंकि जितना भी हमारा प्रिपरेशन है, चाहे वो जो है पूरी की पूरी जो है एनवायरनमेंट को पता है कि हमारी क्या प्रिपरेशन है। इसमें एक चीज बरार साहब यही मैं कह रहा हूँ कि वो अब भी ये कहते हैं कि जनरल वीके सिंह क्या कर रहे थे अभी तक, अरे कर नहीं रहे थे, तो प्रोटोकॉल में आउटगोइंग चीफ लिखते ही हैं रूटीन में। अब वो कहते हैं कि उनको लेट डाउन करने के लिए उसको लीक कर दिया। अब वो कहते हैं कि जनरल वीके सिंह से पूछो पहले क्या कर रहे थे। नहीं, पहले वाले चीफ से जनरल कपूर थे या सर जनरल कपूर ने भी ये लेटर्स लिखा है, पहले भी लिखते रहे हैं, लेकिन जब ये लेटर मीडिया में आता है, रिलीज होता है, देयर इज अ बिग यूएन क्राई एंड एंटनी इज समहाउ फोर्स्ड टू टेक एक्शन एंड डोंट फॉरगेट, कर्नल साहब वुड corroborate me on this, I think एंटनी साहब का दूसरा नाम जो आर्मी सर्कल्स में कहते हैं, जो अंदर ही अंदर लिया जाता है, उनका जो क्रॉनिक है पेट नेम है, दैट इज डीएनए, डू नथिंग एंटनी। तो इन दोनों का जैसे आर्मी सर्कल में सेंट एंथनी इज हिज नेम और संत he's got a clean image, fine, but that doesn't mean कि I mean you don't take care of the security of the country. You have to go in for acquisitions fast, proper. If your own factories or development centers cannot come up with any good, जनरल अपना AK सिंह जो हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड, वो खुद कहते हैं कि DRDO इज गुड फॉर नथिंग। जब तक हमने जब जो रिक्वायरमेंट्स उनको दी हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। ठीक है जी, और वेस्टर्न एयर कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एयर कमांड्स इन इंडिया टुडे। तो वो ये कहते हैं, जब हम ट्राई करते हैं कि एक वेपन सिस्टम चलो ये दे नहीं सकते, बाहर से लिया जाए, इंपोर्ट किया जाए, DRDO इज इन द हैबिट ऑफ स्टेपिंग इन एंड मिक्सिंग द प्रोजेक्ट राइट एट द वेरी व्हेन इट इज एट इट्स वेरी फैग एंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एंड हाउ इट डज इट, अरे आप ये छोड़िए, ये हम आपको बना के देंगे, इससे आधे रेट में बना के देंगे।